अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में मैं वस्तानिया पर्सन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों को सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा, सो वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगी। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे वस्तानिया एग्जाम में, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मारूसी सवालात करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ताजमहल की इमारत की तामीर में कितना वक्त लगा था? तो कितना वक्त लगा है? तो 15 साल लगा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल हिंदुस्तान के किस शहर में है? तो किस शहर में है? तो आगरा में है। आप सभी को मालूम भी होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल जो है वो किस नदी के किनारे है? तो जमुना नदी के किनारे है। तो ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल शाहजहां बादशाह की कौन थी? तो मुमताज महल जो थी वो शाहजहां बादशाह की बीवी थी, ठीक है। उन्हीं के याद में जो शाहजहां थे उन्होंने ताजमहल बनवाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अलिफ करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का शुमार दुनिया के कितने अजाइबात में से होता है? यानी अजाइबात मतलब कितने अजूबों में से होता है? तो आप लोग मालूम होगा दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबों में एक ताजमहल का भी नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जीम करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, ताजमहल इमारत की मंसूबाबंद किसने की थी? तो किसने की थी? तो मोहम्मद ईसा इंजीनियर ने की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद ईसा इंजीनियर कहाँ का रहने वाला था? तो कहाँ का रहने वाला था? तो वो ईरान का रहने वाला था, ठीक है। हिंदुस्तान का नहीं होगा, अरब का भी नहीं, ईरान का रहने वाला था। फिर अगला क्वेश्चन है, ईद कुर्बान ईद उल जोहा किस महीने में मनाया जाता है? तो किस महीने में मनाया जाता है? तो जिल हिज्जा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हज किस महीना में अदा किया जाता है? हज जो है किस महीने में अदा किया जाता है? तो जिल हिज्जा में ही अदा किया जाता है। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ईद कुर्बान का त्योहार किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है? तो किस पैगंबर की याद में मनाया जाता है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था जो उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था अपने बेटे को कुर्बानी करते हुए, ज़बह करते हुए। तो वहाँ पे बकरा के खड़ा हो गया था अल्लाह की तरफ से, तो उसी लिए, ठीक है, इसी वजह से बकरा ही को कुर्बानी किया जाता है, क्लियर। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, ज़बीउल्लाह किस पैगंबर का लक़ब है? तो किस पैगंबर का लक़ब है? तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद कुर्बान ईद उल ज़ुहा कौन मनाते हैं? तो कौन मनाते हैं? तो मुसलमान ही मनाते हैं, यहूदी पारसी नहीं मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मक्का किस मुल्क में है? तो मक्का जो है सऊदी अरब में है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? तो रियाद में है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, कम खाना, कम बोलना और कम सोना किसका काम है? तो कम खाना, कम बोलना और कम सोना अक्लमंदों का काम है। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाब में शामिल 3 हिकायतें किस किताब से माखूज़ है? तो किस किताब से माखूज़ है? तो गुलिस्तान सादी से माखूज़ है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, निसाब में शामिल पहली हिकायत में किसकी हिकायत बयान की गई है? तो मिस्र के 2 अमीरजादों की बयान की गई है, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, निसाब में शामिल तीसरी हिकायत में किसकी हिकायत बयान की गई है? तो एक साले और बादशाह की हिकायत बयान की गई है। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, शेख सादी कहाँ पैदा हुए थे? तो शेख सादी जो थे वो शिराज में पैदा हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जीम करेक्ट। समझ रहे हो आप लोग? ऑप्शन जीम हो जाएगा करेक्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शेख सादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? शेख सादी की इब्तदाई तालीम हुई थी शिराज में। ऑप्शन अलिफ हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। काम ही नहीं कर रहा है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शेख सादी ने कितने साल सियाहत की थी? तो कितने साल की थी? तो 30 साल। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, 30 साल। फिर अगला क्वेश्चन है, शेख सादी की किताब गुलिस्तान में कितने अबवाब हैं? तो कितने अबवाब थे? तो 8। ऑप्शन जी हो जाएगा करेक्ट।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सादी की तसनीफ में कितने अबवाब हैं? तो 10 अबवाब हैं, ठीक है। तसनीफ में कितने अबवाब हैं? तो 10 हैं। और गुलिस्तान में कितने अबवाब हैं? तो 8 हैं। क्लियर। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शेख सादी की उम्र कितनी थी? शेख सादी जो थे उनकी उम्र कितनी थी? तो 90 साल थी, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, शेख सादी की आखिरी आरामगाह कहाँ है? तो शिराज में है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों को। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसा कि 30 नंबर का, ठीक है। 30 नहीं, 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। यहाँ पर हो सकता है कि 15 ऑब्जेक्टिव रहे, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहे, इस तरीके से रहते हैं। क्लियर। तो 15 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आप लोग को करा दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी जो इंपॉर्टेंट होंगे दूसरे पार्ट में कराऊंगी। फिलहाल सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लें। अब यहाँ पर कुछ मुख्तसर सवालात देखें, जैसे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जाम में इस तरीके से रहेंगे। दर्ज फारसी जुमलों में से किसी 5 या किसी 4 का तर्जुमा उर्दू में करें, इस तरीके से क्वेश्चन रहेगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग को याद कर लेने हैं। इसमें से कोई 4 एग्जाम में ज़रूर आ जाएंगे या फिर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करना क्या है, फ़ारसी से उर्दू में तर्जुमा करना है। यहाँ पे फ़ारसी में दिया हुआ है और उर्दू में तर्जुमा करना है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए कितने, यहाँ पे लगभग 10 तो होंगे, यहाँ पे लगभग 8-10 दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। और इसका जवाब भी नीचे दिया हुआ है। फ़ारसी तो बहुत लोगों को समझ में भी नहीं आते, तो यहाँ पे आप लोग कैसे बना पाओगे, तो इस पर मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ट्रिक व्रिक की वीडियो ले आऊँ, ठीक है, जिससे कि आप लोग को फ़ारसी वाले सवाल में ईजिली बना सको, ठीक है। अरबी का तो मैं बता ही चुकी हूँ, फ़ारसी का भी मैं बता दूँगी। तो यहाँ पे लगभग आप लोग क्या करना है, इसका तर्जुमा करना है। क्लियर। अब देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट, जिस फेल में किसी को किसी काम का हुक्म दिया जाए उसे क्या कहते हैं? तो फेल उम्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव में रहेगा, अगर दे दिया ये क्वेश्चन तो ऑप्शन रहेगा, सब्जेक्टिव में दिया रहेगा तो आप लोग को डायरेक्ट आंसर लिखना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, जिस फेल में किसी काम से रुकने का हुक्म हो उसे क्या कहते हैं? जिस फेल में किसी काम से रुकने का हुक्म हो उसे फेल नहीं कहते हैं, यानी कि नहीं, मतलब कि नहीं करना है वो काम, रुकने का काम है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आवर्सगान का इसम क्या है? तो इसम फ़ाइल है। फिर है, गंगा नदी किस पहाड़ से निकलती है? तो हिमालय से निकलती है। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, यानी कि मारूजी सवालात में भी पूछे जा सकते हैं और मुख्तसर में भी, वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना। अब यहाँ पे आप लोग देखिए खुलासा, ये शॉर्ट में ही पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग में ही पूछे जा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ आप लोग को। जैसे देखिए क्वेश्चन है, कहानी चौपाने दरो गो का खुलासा लिखिए। तो इसका आप लोग को खुलासा लिखना है, लेकिन आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, चाहे जो भी क्वेश्चन हो, शॉर्ट में दे चाहे लॉन्ग में दे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, या तो उस चैप्टर का नाम होगा या फिर क्वेश्चन पढ़ के आप लोग समझ जाएंगे किस चैप्टर से, तो उसके मुसन्निफ के बारे में पहले 3-4 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद ही उस क्वेश्चन का आंसर करना है, ठीक है, जो पूछा जाएगा वो करना है। क्लियर। चलिए जैसे यहाँ पे ये कहानी है चौपाने दरो गो, ठीक है। तो ये कहानी इखलाक मोहसनी से माखूज़ है, यानी इखलाक मोहसनी ने लिखा है, तो इसके बारे में थोड़ा लिखना है। इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन आप लोग को लिखना है। तो देखिए ये जो चैप्टर है इसमें क्या कहा गया है, झूठ बोलने की बुरी आदत के नुकसानात को समझाया गया है। किस तरीके से वो देखिए, एक चरावाहा, ठीक है, एक चरवाहा जो है अपनी बकरियों को लेकर चरागाह में चराने जाता था। वह जगह जंगल के करीब थी। चरवाहा अक्सर बेवजह चिल्लाने लगता कि भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग उसकी फरियाद सुनकर मदद के लिए दौड़ते थे, लेकिन वह उनकी तरफ देख हंसता था। लोग शर्मिंदा होकर वापस चले जाते थे। ऐसा अमल उसने कई बार दोहराया था। अचानक एक बार हकीकी, यानी कि सही में, असल में भेड़िया आ गया। उसने बकरियों पर हमला कर दिया। ये देखकर चरवाहा ज़ोर ज़ोर से फरियाद करने लगा, लेकिन लोगों ने उसको झूठ समझा, क्योंकि वो तो रोज़ ही चिल्लाता था, तो लोग को लगा कि ये झूठी कैसे चिल्ला रहा है। चरवाहा तन्हा रह गया। वह अपनी बकरियों की हिफाजत नहीं कर सका। खुद वह अपनी जान बचाने के लिए फिक्रमंद था, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये चैप्टर से ये समझ में आता है कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है, तो ये ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखिए, परवेज़ व परिंदा का खुलासा लिखिए। तो हिकायत परवेज़ परिंदा एक बच्चे की कहानी है। इस छोटी सी कहानी में परवेज़ नाम का एक बच्चा खिड़की के किनारे से परिंदों को देखा करता था, ठीक है। परिंदे दरख्तों के बीच इधर उधर आ जा रहे थे, उड़ रहे थे और दाना तलाश कर रहे थे। अचानक उन परिंदों में से एक परवेज़ के कमरे में दाखिल हो गया। परवेज़ ने फ़ौरन खिड़की को बंद कर दिया और परिंदे को पकड़ लिया और माँ के सामने ले गया और अपना शिकार
दिखाया और कहा कि मैं इसे पालूंगा और दाना पानी दूंगा। परवेज़ की माँ ने कहा कि तू उनको क्यों सताता है, तू उस छोटे से परिंदे को क्यों पकड़ना चाहता है। परवेज़ ने कहा कि मैं उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, सिर्फ उसे पिंजरे में डालूंगा और उसकी देखभाल करूंगा। एक दिन परवेज़ ने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया। परिंदे ने तेज़ी से पर मारा और बाहर आया और तेज़ी से आसमान में उड़ गया। परवेज़ कई दिनों तक गमगीन रहा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन सब आप लोग देख रहे हो ये लॉन्ग टाइप में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है 10 नंबर के होते हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करके जाने एग्जाम में। तो यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिकायत दहकान व कंजिश का खुलासा लिखिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि एक देहाती ने एक गौरैया का शिकार किया। शिकारशुदा गौरैया ने देहाती से पूछा, तुम मेरे साथ क्यों सलूक करोगे। देहाती ने कहा, मैं तुझे ज़बह करके खा जाऊंगा। गौरैया ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुझे 2 नसीहत करूंगा। देहाती ने कबूल कर लिया। गौरैया ने जो कहा, पहली नसीहत यह है कि जो कुछ तेरे हाथ से चली जाए उस पर अफसोस न करना। देहाती ने गौरैया को छोड़ दिया। गौरैया जो गौरैया था वो उड़कर दरख्त पर बैठ गया और कहा कि दूसरी नसीहत ये है कि कभी भी नामुमकिन बात पर यकीन मत करना। फिर गौरैया ने कहा कि मेरे पेट में 20 मस्काल वजन का मरवारिद है, अगर तुम मुझे मार डालते तो वह मरवारिद पा लेते। ठीक है, देहाती ने गौरैया के रिहा करने पर अफसोस किया और कहा कि तुम अगर वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें रोज़ाना मज़ेदार फल खिलाऊंगा। गौरैया ने कहा कि ए शिकारी, तुमने मेरी नसीहत पर तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा था कि जो कुछ तेरे हाथ से चली जाए उस पर अफसोस मत करना। इसी तरह मेरी दूसरी नसीहत ये थी कि नामुमकिन बातों पर कभी यकीन न करना। मेरा वज़न खुद 20 मस्काल के साइज़ का नहीं है, तो मेरे पेट में 20 मस्काल वज़न का मरवारिद कहाँ से आएगा। ये कहकर गौरैया उड़ गया और शिकारी की नज़र से ओझल हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, हिकायत रोबा व खरूज का खुलासा लिखिए। तो इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा डिटेल वे में लिखना पड़ेगा, ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, और एक और लास्ट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करा देती हूँ। ये जितने क्वेश्चन है सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे है मजमून लिखना है। ठीक है, एक मजमून है कोड बाग। ठीक है, इसका खुलासा लिखना है, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा सब जैसे खुलासा ही लिखने वाला। यहाँ पे जितना मैं क्वेश्चन कराई हूँ लगभग सब खुलासा ही वाले क्वेश्चन थे, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि समरी ही लिखना था इस चैप्टर का। ठीक, तो इसमें से आप लोग को पूरा तो नहीं लेकिन 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा और 20 नंबर आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है और ऑब्जेक्टिव से भी आप लोगों का 8-10 नंबर तो मिल ही जाएगा बस इस क्लास से। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्लासेस मैं दूसरे वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।